नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकार ग्रामीण रोजगार कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा 2025 को निरस्त कर उसकी जगह नए कानून को लाया जाएगा। इस लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 VBGRAMG के नाम से पेश किया जाएगा। इस नए बिल का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास के लिए नया ढांचा तैयार करना है। प्रस्तावित कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम करने के लिए तैयार है, उन्हें प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार कानूनी तौर पर गारंटीकृत होगा। उधर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु और असम के लिए चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अनुभवी नेताओं की ये टीम राज्य में संगठन को मजबूती प्रदान करेगी। वहीं असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा, साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शना बेन जरदोश को असम विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा द्वारा की गई इन नियुक्तियों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पार्टी का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना और चुनावी रणनीति को धार देना है। वहीं सनातन धर्म के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का रुख एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। तमिलनाडु में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो संविधान को सिद्धांत के तौर पर नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से देखते हैं। आरोप है कि अखिलेश यादव सनातन धर्म से जुड़ी परंपराओं को लेकर असहज दिखाई देते हैं और कई मौकों पर उनका रवैया राजनीतिक लाभ से प्रेरित नजर आता है। तमिलनाडु की ताज़ा घटनाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पहले हुई घटनाओं को देखते हुए उनके इस रुख पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र आज हंगामे के बीच शुरू हुआ। लोकसभा की शुरुआत में स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व सांसदों के निधन पर शोक संदेश पढ़े और सभी सांसदों ने उनके सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित अपमान को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामा मच गया। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की। लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि 2014 में एक भाजपा सांसद ने विरोधियों के लिए अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने उस सांसद से माफी दिलवाई थी। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की हालिया रैली में भी PM मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई और कांग्रेस पार्टी को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस से माफी की मांग करते हुए BJP सांसद यहां पर नजर आए। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार देखने को मिल रहा है। PM मोदी के अपमान को लेकर दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ, जहां राज्यसभा में JP नड्डा ने इस मुद्दे को उठाया और सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर माफ़ी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ऐसे में उनके पद का अपमान करना, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना पूरे देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने के बराबर है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की छोटी मानसिकता इसी से उजागर होती है, जिस तरीके से कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान में ये नारे लगाए गए। उधर CM योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए। धान केंद्रों का निरीक्षण का निर्देश भी उन्होंने दिया। CM ने बच्चों को पढ़ने की भी सलाह दी। तो सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों और फरियादियों के बीच ये जनसंवाद हुआ। फरियादियों से मिलने के बाद उन्होंने उनके प्रार्थना पत्र अधिकारियों को सौंपकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। शाहजहाँपुर से आए एक किसान ने धान खरीद केंद्र में लापरवाही की शिकायत की। CM योगी ने कहा कि सरकार अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शाहजहाँपुर के DM को क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एक PAC के सिपाही और प्रयागराज से आए कुछ फरियादी भी अपनी समस्या लेकर आए। तो मुख्यमंत्री ने सभी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। CM ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद की सेवा करना है और पिछले 8.5 साल से नियमित रूप से जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से भी मुलाकात की, उनका नाम पूछा, चॉकलेट दी और पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद भी दिया।
उधर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिमला लौटते ही पार्टी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो गई है। करीब 7 साल तक भाजपा का नेतृत्व करने के बाद नड्डा अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। शनिवार को शिमला में उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में नड्डा ने इसके संकेत दिए। इस कार्यक्रम में उनके समर्थकों ने राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में बड़ी संख्या में भाग लिया और प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नड्डा ने हिमाचल भाजपा के नए मुख्यालय का नींव का पत्थर रखा, राज्यपाल और डिप्टी सीएम से मुलाकात की और कई अन्य नेताओं से बातचीत भी की। इसके बाद माल रोड पर चहलकदमी के बाद वो दिल्ली लौट गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद नड्डा अब हिमाचल में ज़्यादा समय और ध्यान दे पाएंगे। बिलासपुर से आने वाले नड्डा पहले भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के पीछे अहम भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने 2010 में मंत्री पद छोड़कर संगठन कार्य के लिए दिल्ली का रुख किया था और जून 2019 में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 20 जनवरी 2020 को उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और तब से उन्होंने ये पद संभाला। अब इस जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद उनके हिमाचल में सक्रिय होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए भीषण गोलीकांड के दौरान एक आम आदमी ने असाधारण साहस का परिचय दिया। हनुक्का पर्व के दौरान यहूदी कार्यक्रम पर हुए हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। हालांकि फल की दुकान चलाने वाले अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलावर को काबू किया और कई जिंदगियां बचाई। साहसिक कृत्य के बाद उन्हें सिडनी का हीरो कहा जाने लगा है। तो फल विक्रेता का बेटा यहाँ पर आपको बता दें कि आरोपी बना। लाइसेंसी हथियारों से दहशत यहाँ पर मचाई गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये गोलीकांड हुआ। वहीं दिल्ली लखनऊ हाईवे पर दिखा कोहरे का कहर और कोहरे के कारण चेन एक्सीडेंट भी देखने को मिला। 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 3 लोगों के घायल होने की खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घने कोहरे की वजह से एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हापुड़ के पास कम दृश्यता के कारण 8 वाहन आपस में टकरा गए, जिससे 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार सुबह के समय हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे वाहन चालकों को आगे की सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। इस दौरान एक वाहन के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहे वाहन का संतुलन नहीं बना और एक के बाद एक टक्कर होती चली गई। हादसे में 8 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुर्घटना के कारण हाईवे पर काफ़ी देर तक लंबा जाम भी लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो कम विजिबिलिटी के कारण नेशनल हाईवे पर गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा गई। कई गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराई हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 8 वाहन एक दूसरे से टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन चालकों को थोड़ी बहुत चोट भी आई है, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं बताया जा रहा है। पर लगातार अब ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ कोहरे की मार। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कोहरे का कहर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला, जहाँ चेन एक्सीडेंट हुए, यानी एक के बाद एक कारें एक दूसरे में भिड़ गई। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश में लागू की गई नीतियों से समाज के हर वर्ग को मजबूती मिली है और विकास की रफ्तार तेज हुई है। पीयूष गोयल के अनुसार भारत की आर्थिक व्यवस्था लगातार सुदृढ़ हो रही है और सुधारों का सकारात्मक असर साफ नजर आ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत स्थिति में होगा। मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 8.5 वर्षों में जिस प्रकार से भूमाफिया, खनन माफिया और शराब माफिया से मुक्ति दिलाकर प्रदेश को अच्छी कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर प्रदेश को भारत की दूसरी अर्थव्यवस्था बना दिया है, ये प्रशंसनीय है। तो भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा बयान पीयूष गोयल ने दिया। उन्होंने कहा कि भारत में विकास पर जोर दिया गया है और देश तेजी से प्रगतिशील होता हुआ आगे बढ़ रहा है। हर वर्ग का देश में विकास हुआ है, हर वर्ग को बढ़ावा दिया गया है और यही प्रशंसनीय कार्य है। उधर अयोध्या के हनुमानगढ़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। दशरथ महल से श्रृंगार हाट तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे क्षेत्र की निगरानी बेहतर ढंग से हो सकेगी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलती हुई नजर आएगी। तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। निगरानी के लिए कंट्रोल रूम का गठन यहाँ पर किया जाएगा, जिससे निगरानी को और सुदृढ़ किया जाएगा और अपराध नियंत्रण में भी इससे मदद मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अयोध्या हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कंट्रोल रूम निगरानी के लिए यहाँ पर बनाया जाएगा। अपराध नियंत्रण में इससे मदद मिलती हुई दिखाई पड़ेगी और श्रृंगार हाट तक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, यानी चप्पे चप्पे पर अब
प्रशासन की पैनी नज़र रहेगी। कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो, इस लिहाज से ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है और अपराध नियंत्रण में इस कदम से मजबूती मिलती हुई दिखाई देगी। कंट्रोल रूम का गठन यहाँ पर किया जाएगा, जिससे चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। तो श्रृंगार हाट तक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि प्रशासन की पैनी नज़र हर गतिविधि पर बनी रहे। देवबंद में रेलवे पुलिस ने बांद्रा एक्सप्रेस में एक अफगानिस्तानी नागरिक को पकड़ लिया है जो अवैध रूप से देश में रह रहा था। जांच में पता चला कि उसका वीज़ा 4 साल पहले ही खत्म हो चुका था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि वीज़ा 4 साल पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी यह अफगान नागरिक भारत में रह रहा था। देवबंद से इस अफगान नागरिक को पुलिस ने पकड़ा है। अवैध रूप से नागरिक बनकर यहाँ पर रह रहा था। अब इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई करती हुई भी पुलिस नज़र आ रही है। तो देवबंद में अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से ये नागरिक यहाँ पर रह रहा था और इसका वीज़ा लगभग 4 साल पहले ही रद्द हो गया था। उधर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बेहद सनसनीखेज और भयावह घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक को बोरे में बांधकर कार के साथ आग लगा दी गई। इस अत्यंत क्रूर वारदात ने पुलिस को भी चौंका दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी और डर का माहौल फैल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। तो ये दर्दनाक और भयावह हादसा महाराष्ट्र में हुआ है, जहां पर एक शख्स को बोरे में बंधकर कार समेत जला दिया गया। तो युवक की क्रूर हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग भय के साए में हैं। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि जिसने भी इस क्रूर वारदात को अंजाम दिया है वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो। तो इस को बोरे में बांधकर कार समेत आग के हवाले कर दिया गया। तो ये दिल दहला देने वाली वारदात महाराष्ट्र में हुई, जहां युवक की क्रूर हत्या से हर किसी का दिल सहम गया। बोरे में बांधकर इस युवक को कार में डाल दिया गया और उसके बाद कार समेत आग के हवाले कर दिया गया। तो इस घटना के बाद से इलाके में दहशत और भय का माहौल देखने को मिल रहा है। उधर जम्मू में बख्शीनगर थाना के सब इंस्पेक्टर नितिन खजूरिया पर हमला करने वाले कुछ अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। रविवार शाम गुरहा मोड़ के पास कुछ बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर पर हमला किया। इसमें ऋषभ, मुन्ना डी और 2 अज्ञात लोग शामिल थे। आरोपियों ने सब इंस्पेक्टर पर धोखे से हमला किया और पिस्तौल दिखाकर धमकी दी। हमले में घायल हुए एसआई नितिन खजूरिया को तुरंत जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की खोज शुरू कर दी है। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को निक्की तवी इलाके में खोज निकाला। भागते समय अंधेरे में ऋषभ और मुन्ना डी गिर गए और घायल हो गए। दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू भेज दिया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों के दौरे पर निकल गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के हितों को पश्चिम एशिया और अफ्रीका में आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी का पहला पड़ाव जॉर्डन होगा, जहां वो भारत जॉर्डन के रिश्तों के 75 साल पूरे होने के जश्न में शामिल होंगे। ये मोदी की जॉर्डन की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। वो 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन में रहेंगे और शाह किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से मुलाकात करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और क्षेत्रीय आर्थिक अवसरों पर चर्चा होने की संभावना है। जॉर्डन से पीएम मोदी इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे और वहां भारत के लिए नई संभावनाओं को तलाशेंगे। उनकी यात्रा 18 दिसंबर को भारत वापसी के साथ खत्म होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के रद्द होने से जुड़े मामले में दायर याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा को सलाह दी कि वो इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट उनकी शिकायतों पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाईकोर्ट में सुनवाई के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वो भविष्य में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को हो रही परेशानियों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है। ये समिति रद्द होने वाली उड़ानों के कारण और यात्रियों पर पड़े असर की समीक्षा करेगी। कोर्ट ने कहा कि जब मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट और डीजीसीए के संज्ञान में है तो फिलहाल सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की बढ़ती गंभीर स्थिति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा है कि वो प्रभावी और लागू करने योग्य आदेश जारी करेगा। ये सुनवाई गीतांजलि जे अंगमो की याचिका पर होगी और गीतांजलि जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत उनकी हिरासत को सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के रूप में बताया है।
सुप्रीम कोर्ट इसी दिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। ये याचिका वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले से जुड़ा हुआ है। तो 17 दिसंबर को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। प्रभावी आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयारी में है। तो शिवराज सिंह चौहान की याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से आज मुख्यालय में नए कार्यकारी अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत किया गया। नितिन नवीन नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया और बीजेपी मुख्यालय में नए कार्यकारी अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। नितिन नवीन नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं और नितिन नवीन ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं ज्ञान व्यापी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वाराणसी ज्ञान वापी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। ज्ञान वापी केस में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी जिला अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। तो ताले का कपड़ा बदलने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो श्रृंगार गौरी ज्ञान वापी मामले में हिंदू पक्ष को यह झटका लगा है। जिला प्रशासन पर कोर्ट ने फैसला छोड़ दिया है। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। तो श्रृंगार गौरी ज्ञान वापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ ज्ञान वापी केस में हिंदू पक्ष को ये बड़ा झटका लगा है। बता दें कि वाराणसी जिला अदालत ने इनकी याचिका खारिज कर दी है। ताले का कपड़ा बदलने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वाराणसी बड़ी खबर, श्रृंगार गौरी ज्ञान वापी मामले में हिंदू पक्ष को यह झटका लगा है। तो वाराणसी जिला अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि ताले का कपड़ा बदलने की याचिका कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई। तो जिला प्रशासन पर कोर्ट ने फैसला छोड़ दिया है। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। ज्ञान वापी केस में हिंदू पक्ष को ये झटका लगा है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से बिहार में नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष संजय सरावगी होंगे। दरभंगा से विधायक हैं संजय। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं संजय सरावगी। दरभंगा से विधायक है संजय। बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।